हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आई दृष्टि की घटना चक्र की जो आई दृष्टि की किताब है इसका एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज वी ऑल नो दैट इन यूपी पीसीएस में और आरओ में ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन। आरओ में वेटेज देखें करंट अफेयर्स का तो 25 से 30 और यूपी पीसीएस में 30 से 35 इतने के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें से जो पिछले 3-4 साल से देखा जा रहा है कि यहाँ मान लें लगभग 20 क्वेश्चन, यहाँ पे लगभग 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आई दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो इसलिए हम ये आई दृष्टि की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये आंख वाली दृष्टि जो है। सो इन दिस बुक देयर आर ऑलमोस्ट 210 पेजेस। तो अगर हम 10 पन्ने पर डे के हिसाब से करेंगे तो वी विल कंप्लीट दिस बुक इन 20 days। बिकॉज आई हैव रेड दिस बुक ऑलरेडी, तो इसलिए आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने हाईलाइट किया है यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पेज में मैक्सिमम 5 से 10 पॉइंट्स ही होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसे ही पढ़ना है। तो इसमें जो पहला सेक्शन है ये है राष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब ये नेशनल करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। फर्स्ट वन इज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो इसमें पहला पूछा जा सकता है कि ये किस दिन लॉन्च किया गया था। तो ये 77 स्वतंत्रता दिवस के दिन लॉन्च किया गया था, मतलब जो ये 15 अगस्त था ये वाला, इसी दिन विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया था। किसके लिए लॉन्च किया गया था? स्पेशली ओबीसी जो समुदाय है, जैसे बुनकर है, लोहार है, ये सब जो होते हैं इनके लिए लॉन्च किया गया है। उनका जो पारंपरिक शिल्प है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, उसको बढ़ावा देने के लिए और इस जो विलुप्त होता जा रहा है उसको बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसकी अवधि क्या है? ये 5 साल के लिए है। कब से कब तक? 2023-24 से 2027-28 तक। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने साल तक के लिए है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं इनको 5% ब्याज दर के आधार पर 2 बार ऋण दिया जाएगा। पहली बार 1 लाख रुपए का और दूसरी बार 2 लाख रुपए का। और इसमें कितने व्यवसायों को लिया गया है? तो 18 व्यवसायों को लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने व्यवसायों को शामिल किया गया है? तो 18। ये नंबर इंपॉर्टेंट है 18 कैटेगरीज का। दूसरा है अमृत भारत स्टेशन। इसके अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन है उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। टोटल 1309 स्टेशनों को फिर से रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट फेज में 508 रेलवे स्टेशन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि 508 में से सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन कौन से प्रदेश के हैं? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का 55 है, उसके बाद राजस्थान का भी 55 है। तो हमें इन्हीं दोनों से मतलब है अपने एग्जाम के लिए। ये नंबर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के फर्स्ट फेज में रीडेवलप किया जाएगा? तो उत्तर है 55 स्टेशन को। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एक प्रगति समीक्षा 2023। ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस बुक में ही जो मेन कीवर्ड्स हैं उनका इंग्लिश दे दिया गया है। और ये हिंदी वाली बुक थोड़ा सा ज्यादा बेटर फॉर्मेट में होती है आई दृष्टि की, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया है हिंदी वाला। तो हिंदी इंग्लिश किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। ये वाला राष्ट्रीय बहुगरीबी सूचकांक मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, इसमें पूछा जा सकता है कि इसको किसने जारी किया है। तो इंडिया में इसको नीति आयोग ने जारी किया है। और ये कौन सा एडिशन था? ये सेकेंड एडिशन था, मतलब ये दूसरी बार आया है। पहली बार कब आया था? पहली बार 2021 में आया था। ये 2023 वाला ये सेकेंड एडिशन है। और ये पूछा जा सकता है कि जो 2023 का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कौन से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे बेस्ड है? ये वाला जो है 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे बेस्ड है, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां, NFHS 5th, इस पे बेस्ड है ये सेकेंड एडिशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसमें कुछ डेटा निकल के आए हैं कि सारे के सारे स्टेट्स और यूटीज मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब में बहुआयामी गरीबी है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो घटी है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में बन सकता है कि इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम NFHS 4 टू NFHS 5। ये सही है कि गलत है ये दे सकता है। तो ऑल देख के मोस्टली लोग गलत मार देते हैं जब स्टेटमेंट में ऑल आता है, बट यहाँ पे ऑल होने पे सही होगा। सारे स्टेट में घटा है, मतलब कि पॉवर्टी कम हुई है। अब इसमें भी कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा पॉवर्टी कम हुई है? तो उसमें यूपी जो है फर्स्ट पोजीशन पे है और बिहार सेकंड पोजीशन पे है।
यहाँ पे कॉमन सेंस है कि यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग धीरे धीरे बाहर आएंगे। और एक और पॉइंट है कि ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि लगभग 10% लोगों की गरीबी में कमी आई है। सबसे ज़्यादा गरीब किन किन स्टेट्स में है, तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले स्टेट्स ये हैं। बिहार फर्स्ट नंबर पे है, झारखंड सेकेंड। हम यूपी का देखें तो यूपी चौथे नंबर पे है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के मामले में। और सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है? केरल, जहाँ पे केवल 0.55% पॉवर्टी है, मतलब 1% से भी कम पॉवर्टी केरल में है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और हम यूनियन टेरिटरीज में देखें तो सबसे अच्छा कहाँ पे है? पुडुचेरी में है, यहाँ पे सबसे कम पॉवर्टी है। और जो फर्स्ट नंबर पे है वो दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये फर्स्ट नंबर पे है पॉवर्टी में यूनियन टेरिटरीज में। अगला है पॉइंट वैभव फेलोशिप। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक ये फेलोशिप गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और अभी 2023 की घोषणा की गई है। यह किन के लिए होता है, ये पूछा जा सकता है। कि ये प्रवासी भारतीयों के लिए होता है, जिसके अंदर एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ इंक्लूड किए गए हैं। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और पीआईओ मतलब पीपुल्स ऑफ इंडियन वर्जिन, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इनके लिए ये है कार्यक्रम वैभव स्कीम। और इसको लाया कौन है? डीएसटी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैभव कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है। डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो स्कॉलरशिप है, ये फेलोशिप जो है, ये 18 फील्ड्स में दिया जाएगा। कितने फील्ड्स में? 18 क्षेत्र में ये फेलोशिप दिया जाएगा। इसमें बस इतना ही पढ़ने लायक था। नेक्स्ट है माहिर, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। माहिर, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये लॉन्च किया गया है एनर्जी सेक्टर के लिए। उसमें लेटेस्ट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च करने के लिए इसको लॉन्च किया है। तो इस कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इसको लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये दोनों ने एक साथ मिलकर ज्वाइंटली माहिर इनिशिएटिव को शुरू किया है। और इसका जो टेन्योर है, ये 5 साल के लिए है। पूछा जा सकता है कि कब से कब तक है, तो 2023-24 से लेकर 2027-28 तक। इसके पहले भी अभी एक स्कीम आई थी जो 5 साल के लिए थी। कौन सी? पीएम विश्वकर्मा योजना भी 5 साल के लिए थी, और ये माहिर इनिशिएटिव भी 5 साल के लिए है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। इसकी रचना 2 स्तर पे होगी। पहला होगा अपेक्स कमेटी, जिसका काम क्या होगा कि जो भी प्रपोजल्स मतलब प्रस्ताव आएंगे उनको ये मंजूरी देगा। और दूसरे स्तर पे होगा टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी, मतलब तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति। ये जो है डिफरेंट फील्ड्स को मतलब क्षेत्र को आइडेंटिफाई करेगा और जो उसके अंतर्गत परियोजनाएं चल रही हैं उनकी निगरानी भी करेगा। माहिर का जो सेक्रेटेरिएट होगा वो कहाँ? बेंगलुरु में होगा। इसके अंदर ये 4-5 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कि माहिर का सेक्रेटेरिएट बेंगलुरु में होगा। ये कितने स्तर पे काम करेगा? तो 2 स्तर पे काम करेगा। पहला होगा अपेक्स कमेटी, दूसरा होगा स्कोपिंग कमेटी। अपेक्स कमेटी और टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी। और एक पॉइंट ये है कि कितने साल के लिए है, तो ये 5 साल के लिए है। और इसको लेके आया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-2023। तो ये लेके कौन आया है? फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस इंडेक्स को जारी किया है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन जारी किया गया था। तो यहाँ एक पॉइंट बन जाता है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को। जो सूचकांक है स्टेट्स वाला, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेके आई है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और 2022-23 वाला 5th एडिशन है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का जो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ये इसको का 5वां संस्करण है। इसमें जो टॉप किया है केरल ने, और सेकंड पे पंजाब है, उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में यूपी कहाँ पे है? 5वें स्थान पे है। छोटे राज्य में मतलब स्मॉल स्टेट्स में गोवा फर्स्ट पे है, और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट पे है, और लक्षद्वीप लास्ट में है। इसमें इतना ही पढ़ने लायक था। नेक्स्ट है निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक, मतलब कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस मतलब निष्पादन ग्रेडिंग इंडेक्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। इसको 2019 में शुरू किया गया था। और
ये दूसरा एडिशन है, पीजी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। पहला वाला आया था 2019 में, ये वाला 2023 में आया है। इसमें क्या किया गया है कि रैंकिंग की बजाय ग्रेडिंग दी गई है, मतलब रैंकिंग को हटा दिया गया और ग्रेडिंग दिया गया है। और ग्रेड्स को टोटल कितने भागों में दिया गया है? 10 कैटेगरीज ग्रेड्स के बनाए गए हैं, जिसमें जो सबसे अच्छा वाला है वो है दक्ष। तो बेस्ट ग्रेड कौन सा है? वो है दक्ष, जिसको, और न्यूनतम है आकांक्षी 3। बेस्ट है दक्ष, न्यूनतम है आकांक्षी 3। तो यहां से हम इसका लिस्ट देखते हैं अगर, तो दक्ष से लेके प्रचेष्ट 1 तक, मतलब 1 2 3 4 5, पांचवें ग्रेड तक कोई भी स्टेट नहीं है। छठे ग्रेड में जिसका नाम दिया गया है प्रचेष्ट 2, उसमें चंडीगढ़ और पंजाब है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें यहाँ तक नाम दे दे और पूछ ले कि कौन सा स्टेट है, तो हमें दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्ट 1, इसमें कोई भी नहीं है। प्रचेष्ट 2 में है चंडीगढ़, पंजाब। केरल भी नहीं है प्रचेष्ट 2 में, केरल आ गया है प्रचेष्ट 3 में। उसके बाद हम यूपी का देख लेते हैं। यूपी नीचे में से दूसरे नंबर पे है, मतलब 9th ग्रेड में है, और आकांक्षी 2 जिसका नाम दिया गया है। एक बार हम सारे नाम देख लेते हैं। दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्ट 1, प्रचेष्ट 2, प्रचेष्ट 3, मतलब प्रचेष्ट को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, और फिर आकांक्षी को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। तो 6 तो ऐसे ही हो गए, प्रचेष्ट 1, प्रचेष्ट 2, प्रचेष्ट 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, आकांक्षी 3। उसके बाद दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, उत्तम में भी 2 हो गए, अति उत्तम, उत्तम, दक्ष, उत्कर्ष। दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्ट 1, प्रचेष्ट 2, प्रचेष्ट 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, आकांक्षी 3, ये 10 ग्रेड है। तो प्रचेष्ट 1 तक कोई नहीं है, प्रचेष्ट 2 में चंडीगढ़ और पंजाब है, प्रचेष्ट 3 में केरला है, यूपी है आकांक्षी 2 में। इसमें बस ये ग्रेड्स, ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। अगला है NIRF, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आया है 2023 वाला, ये 8वां एडिशन है। इसमें टोटल 5 कैटेगरीज के अंतर्गत रैंकिंग की गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक तो ओवरऑल है, मतलब जो भी फील्ड है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, लॉ है, जो भी है एजुकेशनल सेक्टर में, सबको मिलाकर फर्स्ट रैंक पे कौन है, फिर सारे कॉलेजेस में फर्स्ट पे कौन है, फिर यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, और फिर इनोवेशन में। और इसके साथ ही सब्जेक्ट वाइज भी डोमेन को डिवाइड किया गया है 8 सब्जेक्ट्स में। तो इसमें जो बेस्ट रैंक, मतलब ओवरऑल में जो फर्स्ट है वो IIT मद्रास है ओवरऑल रैंकिंग में। इसमें एक और बदलाव किया गया है, जो लास्ट एडिशन आया था, मतलब कि जो 7वां एडिशन था, उसमें उससे कुछ बदलाव करके 8वें एडिशन में जोड़ा गया है एग्रीकल्चर और रिलेटेड रिसर्च, रिलेटेड फील्ड को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को इस एडिशन में जोड़ा गया है। नवाचार श्रेणी में रैंकिंग ऐड की गई है पहली बार, मतलब ये जो इनोवेशन वाला फील्ड है इसके पहले वाले में नहीं था। नवाचार मतलब इनोवेशन। और इस बार जो आर्किटेक्चर वाला फील्ड है उसके कुछ मापदंड और उसका दायरा जो है उसको बढ़ाया गया है। तो ये 3 चीज अलग से क्या है, एग्रीकल्चर और रिलेटेड फील्ड, इनोवेशन और आर्किटेक्चर। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को फर्स्ट मिला है, IIT कानपुर 5th आया ओवरऑल कैटेगरी में। फिर देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी कैटेगरी है उसमें IISc बेंगलुरु फर्स्ट है, मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो कर्नाटक में है वो फर्स्ट में है। कॉलेज की कैटेगरी में मिरांडा हाउस फर्स्ट में है। रिसर्च के फील्ड में फिर से IISc बेंगलुरु है। इनोवेशन में IIT कानपुर है, ये इंपॉर्टेंट है, IIT कानपुर यूपी में। फिर इंजीनियरिंग में IIT मद्रास है। प्रबंधन में मतलब मैनेजमेंट में IIT अहमदाबाद है। फार्मेसी में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है। फिर मेडिसिन में है एम्स दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। डेंटल में है दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई। इसका नाम देख लें, सविता इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है, सविता इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में है। विधि मतलब लॉ में जो है ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु का ये फर्स्ट पे है, और आर्किटेक्चर में IIT रुड़की है। तो ज्यादातर तो जो नाम जिस फील्ड में जिस इंस्टीट्यूट का वही है, जैसे कि मैनेजमेंट में हम देखते हैं IIM अहमदाबाद, मेडिसिन में एम्स दिल्ली, इनोवेशन में IIT कानपुर फर्स्ट है, आर्किटेक्चर में IIT रुड़की, ये इंपॉर्टेंट है IIT रुड़की। एग्रीकल्चर में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, मतलब आईकार। ये एक बार कैटेगरीज देख लेंगे अलग अलग। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। तो जो पुराना संसद भवन था उस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसका वास्तुकार कौन थे, वो तो एडविन लुटियन थे, और उनके साथ ही हर्बर्ट बेकर थे। ये एडविन लुटियन का नाम इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या था, सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स, और 1931 में 1931 में इसका उद्घाटन किया गया था। और अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है,
अब इसका नाम, पुराना संसद भवन का नाम बदल के संविधान सदन कर दिया गया है। संविधान सदन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसका उद्घाटन कब, मतलब ये कब शुरू हुआ था? 1931 में। अब नए संसद भवन पे आ जाते हैं। तो इसका जो इनॉग्रेशन है ये किया गया 28 मई को। 28 मई को ही क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन वीर सावरकर का बर्थडे था। इसमें जो है लोकसभा में सेंगोल स्थापित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि सेंगोल कौन से सदन में स्थापित किया गया है, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो ये लोकसभा में स्पीकर के चेयर के बगल में रखा गया है। और क्या है, इसमें सीट्स बढ़ गई हैं। लोकसभा की टोटल सीट 888 हो गई है और राज्यसभा की 384। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है, त्रिभुजाकार। और जो लोकसभा की थीम है, लोकसभा की थीम पीकॉक पे बेस्ड है और राज्यसभा की थीम लोटस कमल पे बेस्ड है। और इसमें बरगद पेड़ भी बनाया गया है। सेंगोल जो है ये सत्ता के हस्तांतरण को दिखाता है और जो रखा गया है वो 5 फीट का है। इसको पंडित नेहरू को भी दिया गया था जब भारत 14 अगस्त 1947 के दिन दिया गया था, और अभी जो वो वाला था इलाहाबाद में रख दिया गया था, इसी वाले को फिर से प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। इसके शीर्ष पे सेंगोल पे जो है नंदी की प्रतिमा बना के फिर दी गई है। सेंगोल जो है ये चोला किंग्स से बिलोंग करता है। इसमें इतना ही पढ़ने लायक था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा राज्यसभा की सीट्स, उनका थीम, इसका शेप, बनाने वाली कंपनी, कौन सी कंपनी ने संसद भवन को बनाया है? तो ये टाटा कंपनी थी। ये वाले संसद भवन का आर्किटेक्ट, नए संसद भवन का आर्किटेक्ट कौन है, और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है, ये इतना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उड़ान 5.1, ये नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जो है 2016 में आई थी। इसके अंदर उड़ान स्कीम आई थी। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। इसमें अभी तक 4 प्रोजेक्ट्स आ चुके थे, ये 5वां है इसका एडिशन। 5वें का जो मेन फोकस है वो हेलीकॉप्टर द्वारा जो अनकनेक्टेड रीजन्स हैं, जो हिली स्टेशन, हिली एरियाज हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र, वहां पे हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी जो ज्यादा आसान होगी एयरप्लेन के, तो इसका फोकस हेलीकॉप्टर है। बस इसमें इतना ही देखने लायक है। कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन हुआ था जिसमें जीता कौन? कांग्रेस का गवर्नमेंट, कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई और सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बने। बस इतना ही। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये चलाया किसने था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी ने चलाया था ऑपरेशन समुद्रगुप्त, इंडियन नेवी के साथ मिलके। इसमें जो नशीले पदार्थ हैं उनकी स्मगलिंग को रोकना था इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में स्मगलिंग को रोकने के लिए, नशीले पदार्थ की स्मगलिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिस मेथेम्फेटामाइन, मेथेम्फेटामाइन ये एक नार्कोटिक सब्सटेंस है। इसका 2500 किलोग्राम एनसीबी ने जब्त किया है। पूछा जा सकता है ऑप्शन में, देखिए कि व्हाट इज मेथेम्फेटामाइन, तो ये 2-3 बीमारियों का नाम दे दे कि इसकी दवा है, इसकी दवा है, इसकी दवा है, या एक नशीला पदार्थ है, तो उसमें से ऑप्शन चूज करना रहेगा कि मेथेम्फेटामाइन जो है एक हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है। हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट जो हमारे बॉडी में डोपामाइन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मेथेम्फेटामाइन डोपामाइन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इंडिया में जो ये कुछ डेटा दिया गया है, ये फैक्ट है। इंडिया में इतना ड्रग स्मगलिंग क्यों होता है? बिकॉज ये अगर इंडिया है इधर, तो ये 2 जो हॉट स्पॉट्स हैं नशीले पदार्थ के, एक है गोल्डन क्रिसेंट, इधर इसके लेफ्ट में है, इधर है गोल्डन ट्रायंगल। ये नशीले पदार्थ के हॉट स्पॉट हैं। गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से कंट्रीज हैं? ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इधर पे है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। एलएमटी, गोल्डन ट्रायंगल में एलएमटी, गोल्डन क्रिसेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इसके बीच में फंसे दबे होने के कारण भारत में ज्यादा होता है ये स्मगलिंग। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, ये इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। ये डायरेक्ट 1 लाइनर में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे खुला है, तो चंडीगढ़ में खुला है। इतना ही पढ़ना था। मणिपुर वायलेंस जो चल रहा है, इसका जो मेन रीजन है क्या है कि मणिपुर में 3 एथनिक जातियां जो है, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स थे मेनली, मैती, नागा और कुकी। इसमें से जो मैती था समुदाय, मतलब मैती को
मेती को शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं माना जाता था, उसको अन्य या तो ओबीसी की कैटेगरी मिलती थी या एससी की शेड्यूल्ड कास्ट की मिलती थी, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी की नहीं मिलती थी। अभी रिसेंट में ये जो वायलेंस शुरू हुआ है उसका कारण था कि जो मणिपुर उच्च न्यायालय है उसने मेती को डिक्लेयर कर दिया शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसके विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर जो है ATSUM ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर, उसने जो है दंगे और इसका विरोध करने के लिए जगह जगह रैलीज करने लगी और ये रैली जो है धीरे धीरे हिंसा में परिवर्तित हो गई। अब बात यह है कि जो मेती ट्राइब था हमारे स्वतंत्रता मणिपुर के भारत में आने से पहले ये एसटी के रूप में माना जाता था, लेकिन भारत में विलय के बाद उनको एसटी कैटेगरी से निकाल दिया गया था, तो फिर से एसटी माना गया। इसलिए ये बहस छोड़ गई कि जो पहले वाले हैं, मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन मुद्दा आ गया कि रिजर्वेशन कोई भी बढ़ता है तो दूसरा पक्ष उसका विरोध करता है। इसी वजह से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि इसकी जांच के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया, अजय लांबा कमेटी बनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है। और एक यहाँ पे बनाया गया है पीस समिति, इसकी हेड है अनुसुईया उके जो मणिपुर की गवर्नर है, करंट की राज्यपाल। तो मणिपुर की पीस समिति जो है बनाई गई है अनुसुईया उके के अंडर में, और जो उसकी जांच समिति है वो अजय लांबा के अंडर में बनाई गई है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेषण सर्वेक्षण मतलब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे ये 2021-22 का है। इसको लाया कौन है? तो ये जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है मतलब DST, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, इंग्लिश में देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ने मिलकर इस सर्वेक्षण को किया है। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का जो इनोवेशन है उसका मूल्यांकन किया जाता है, और इन्होंने निकाला क्या है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे कौन सी मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन मिलकर लाए हैं, DST, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने कौन सा इंडेक्स निकाला है, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स। तीसरा है, इस इंडेक्स में टॉप पे कौन है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पे है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स, इसमें फर्स्ट पे कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी भारत में वाटर बॉडीज का सेंसस हुआ है, जल निकायों की प्रथम गणना, ये फर्स्ट था इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो जनरल ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या लगभग विश्व की जनसंख्या की लगभग 18% हो गई है, लेकिन यहाँ जो पानी है वर्ल्ड वाटर का केवल 4% है। तो पहले से ही वाटर शॉर्टेज है, जनसंख्या 18% के लिए केवल 4% है। ये जो सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज है ये केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्ट्री ने किया है, और इसमें पाया गया है कि लगभग 97% वाटर बॉडीज रूरल एरियाज में है और केवल 3% के आसपास अर्बन एरियाज में है। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि रूरल में 97%, अर्बन में 3% लगभग। वाटर बॉडीज के मामले में सबसे ऊपर जो है वेस्ट बंगाल है, मतलब वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, यही इतना इंपॉर्टेंट है ये डेटा कि 97% रूरल और 3% अर्बन। अब रूरल और अर्बन में भी देखें तो पश्चिम बंगाल जो उसमें रूरल और अर्बन दोनों ही फील्ड में इसमें ज्यादा है, और सेकेंड नंबर पे यूपी है रूरल एरियाज में, तमिलनाडु है अर्बन एरियाज में, बस इतना। केरल जो है वाटर बजट तैयार करने वाला पहला स्टेट बना, ये स्टेटमेंट ही बस इंपॉर्टेंट है। वाटर बजट कौन लेके आया, तो केरल। यूएन का वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का हुआ है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हुआ है, यूएसए। वाटर कॉन्फ्रेंस यूएसए में हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है, पहली बार कब हुआ था, 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, सेकेंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। इसका मेजबान मतलब होस्ट कौन था, तजाकिस्तान और नीदरलैंड, तो 3 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अर्जेंटीना में 77 में, दूसरा वाला न्यूयॉर्क में, और इसका होस्ट तजाकिस्तान और नीदरलैंड। आज के लिए इतना ही, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण से आगे 10 पन्ने कल करेंगे। थैंक यू सो मच।